नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं कंप्यूटर सीपीसीटी एग्जाम के लिए जो अभी आने वाला एग्जाम है मार्च के अंदर, उसके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज पूरा बना रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हर वीडियो में मैंने आपको 30-30 क्वेश्चन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी उन्हीं टॉपिक में से और उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो मैंने उन्हीं टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हर क्वेश्चंस को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। उम्मीद है आपने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उन वीडियोस की लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या ऊपर आई बटन में भी मैं आपको वीडियो की लिंक डाल दूंगा। वहां से जाकर के आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। आज की ये हमारी जो वीडियो है, ये सीपीसीटी मॉक टेस्ट सीरीज की 5वीं वीडियो है, जिसमें हम अगले 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी क्वेश्चंस, उनको काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उन सभी को देखें। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सीपीसीटी मॉक टेस्ट का 5वां वीडियो है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप सभी लोग भी इन क्वेश्चंस को साथ के साथ लगाते जाएं। एक कॉपी अपने पास में रख लें, हर क्वेश्चंस का आंसर आप लगाते चले जाएं और फाइनल में आप चेक करें कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपका जो भी स्कोर आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। निश्चित सी बात है, जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर, ज़्यादा अच्छा स्कोर बनेगा, उसकी पास होने की और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लाने की संभावनाएं बनेंगी। तो अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2019 में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस किस टैब के अंदर मौजूद होता है। तो आपको फॉर्मेट पेंटर के लिए पूछा गया है होम टैब, इंसर्ट, व्यू और डिजाइन। तो फॉर्मेट पेंटर आपका होम टैब के अंदर होता है। आंसर बनेगा इसका होम टैब के अंदर। यहाँ पर होम टैब का क्लिप दिया हुआ है, आप देखें, और ये होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर के नाम से कमांड दी गई है। ठीक है, इसके आइकन में पेंटेब्यूस होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है आपका, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको कभी पूछा जाता है कि फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, तो देखो, फॉर्मेट पेंटर किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कनेक्टिंग डिवाइसेस के संदर्भ में HDMI का क्या मतलब है। यहाँ पर आपको HDMI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HDMI का फुल फॉर्म होता है आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। पहला ही वाला इसका आंसर बनने वाला है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI क्या होता है, एक एक टाइप का कनेक्टिंग केबल है आपका, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में डिस्प्ले के लिए उपयोग में आता है, डिस्प्ले आउटपुट के लिए उपयोग में आता है। आप अपने कंप्यूटर से सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल का उपयोग करते हैं और ये HD फॉर्मेट में डिस्प्ले देने का काम करता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI से पहले एक और आपका कनेक्टिंग केबल उपयोग में आता था, जो वीडियो डिवाइसेस के लिए उपयोग में लाया जाता था आपका, और उसका नाम था VGA। VGA वीडियोग्राफिक है। ये पहली वाली तकनीक है। और नई तकनीक में कौन सा आया है आपका, HDMI आया है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, मैच द टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज डिस्क्रिप्शन विथ इट्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि कंप्यूटर को आप उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में मैच करना है आपका। जैसे पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, और यहाँ पर उनकी डेफिनेशन दी हुई है। जैसे इट इज़ अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स मेंटेन। आपका तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, तो ये मिनी कंप्यूटर हो जाएगा आपका। पहले का, यहां पर
मिनी कंप्यूटर, फिर ये दूसरा और सुपर कंप्यूटर, ये तो है ये तीसरा, यानी थर्ड का सी। तो पहले का भी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, ये वाला आंसर इसका बनेगा। यही है, हाँ यही डेफिनेशन दी हुई है, उससे मैच करना है। अगला क्वेश्चन, 34 पिन आईडी केबल का इस्तेमाल को जोड़ने के लिए किया जाता है और 40 पिन आईडी केबल का इस्तेमाल मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो 34 पिन आईडी कहाँ पे उपयोग में लाई जाती है और 40 पिन आईडी कहाँ पे उपयोग में लाई जाती है? तो 34 पिन आईडी का उपयोग फ्लॉपी डिस्क के लिए किया जाता है और 40 पिन आईडी का उपयोग आपका हार्ड डिस्क के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरह की ये रहती है आपका, ये हार्ड डिस्क कनेक्टिविटी के लिए उपयोग में लाया जाता है। 40 पिन आईडी रहती है, काफ़ी मोटी केबल होती है और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, ड्रम प्रिंटर चैन प्रिंटर को इस तरह बांटा गया है, यानी कि ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर ये किस कैटेगरी के प्रिंटर्स हैं? तो ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर ये दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। आप दोनों किस टाइप के प्रिंटर्स हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर अपन बात करें तो ये सारे प्रिंटर्स आते हैं। ड्रम प्रिंटर्स आता है, चैन आता है और डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजी व्हील आता है और लाइन प्रिंटर आते हैं। ये 5 तरह के प्रिंटर कौन से प्रिंटर कहलाते हैं? ये आपके पांचों इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। आपके पांचों प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। अगला, इनमें से कौन सा 124 निबल के बराबर होता है? 62 बाइट, 62 बिट्स और 124 बिट्स और 124 बाइट। तो हमें यहाँ पर 124 निबल के बराबर क्या है आपका, ये पूछा गया है। तो एक निबल में आप ऐसे इसको समझें कि एक निबल में क्या होता है, 1 निबल बराबर होता है आपका 4 बिट और 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 बाइट बराबर हो जाएगा आपका 2 निबल। ये भी सही है आपका, 1 बाइट बराबर 2 निबल हो जाएगा, यानी कि 1 बाइट में 2 निबल है आपका। तो अब अपने को ये देखना है कि 124 निबल किसके इक्विवेलेंट है। अगर अपन इसको हाफ कर दें, 124 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो बाइट की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहां पे अपन करते हैं 62, यानी कि 62 बाइट 124 निबल किसके बराबर हो जाएगा आपका? 62 बाइट के बराबर हो जाएगा। आप इसको लिख लेना आप। ठीक है, आया समझ में कैसे निकाला है मैंने? मतलब हमें पता है कि 1 बाइट में 2 निबल है, तो 124 निबल में कितनी बाइट होंगी? तो डिवाइड कर दो, आपका 2 से भाग दे दो तो निकल के आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट, इनमें से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर की डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए किस कंप्यूटर प्रोग्राम को उपयोग में लाया जाता है? कौन से कंप्यूटर को सुधारने के लिए, मेंटेनेंस के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, यूटिलिटीज प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम्स के मेंटेनेंस से संबंधित कामों के लिए आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स उपयोग में लाए जाते हैं। हालांकि यूटिलिटी प्रोग्राम्स कई जगह पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी ही मानी जाती है, पर ये आपके इनका काम सिस्टम मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। सिस्टम्स के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं उनको सुधारना या उनको सिस्टम को सुरक्षित बनाए रखना, डेटा ट्रांसमिशन को आसान बनाना, ये सब काम यूटिलिटी प्रोग्राम्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी डिटेल में यूटिलिटी प्रोग्राम्स को समझाया गया है। यूटिलिटी प्रोग्राम वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेनेंस, मैनेज और ऑप्टिमाइज करने के लिए उपयोग में आता है। यह सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, यानी कि परफॉर्मेंस सुधारता है और सिस्टम को सिक्योर और एफिशिएंट बनाता है।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे टूल होते हैं जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ काम यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, जैसे आपका सिस्टम मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, डिस्क मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और डेटा बैकअप, ये सब काम सिस्टम आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स के होते हैं। अगर इनके कुछ उदाहरण देखा जाए तो सिस्टम आपका सिस्टम से मेंटेनेंस और सिक्योर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क बैकअप ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगला हम देखते हैं, इनमें से किस गवर्नमेंट ई गवर्नेंस इंटरेक्शंस में सरकारी प्रोसेस को फिर से बनाने और सरकारी संस्थाओं के अंदर उनके बीच जानकारी और सेवाओं के फ्लो को बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके बीच में आपस में कॉन्वर्सेशंस के लिए, आपस में तालमेल के लिए किस तरह की इंटरनेट सर्विस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर G2G, G2C, G2B और G2E, तो यहाँ पर चूंकि सरकारी विभागों के बीच में ही है आपका, सरकारी संस्थाओं के अंदर, तो G2G होगा आपका, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा। अगर ये सरकार और सिटीजन के बीच में होता तो G2C होता, सरकार और व्यापारी के बीच में होता तो G2B होता, सरकार और एम्प्लॉय के लिए होता तो G2E होता आपका। पर चूंकि अलग अलग सरकारी संस्थाओं के बीच में आपस में तालमेल के लिए है तो G2G इसका उदाहरण होगा। ये अलग अलग तरह के ई गवर्नेंस सर्विसेज को यहाँ पे बताया गया है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे G2C, G2B, G2G और G2E, इनके फुल फॉर्म दिए गए हैं, इनका डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर दिया गया है। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देना, जैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट, पासपोर्ट सर्विस वगैरह, ये सारी। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डिजिटल सर्विस, जैसे ऑनलाइन टैक्स फिलिंग करना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना, ई टेंडर वगैरह, ये सब आ जाता है। G2G जो अभी अपना क्वेश्चन था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अलग अलग सरकारी विभागों के बीच इंफॉर्मेशन को शेयर करना, जैसे डिजिटल रिकॉर्ड शेयरिंग, गवर्नमेंट डेटा एक्सचेंज, ये सब आता है। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच ऑनलाइन सर्विसेज को लागू करना। इसमें क्या आता है, सैलरी स्लिप है, लीव मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड है आपका। ये सब आपके अलग अलग तरह की ई गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यानी कि इनमें से क्या एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उदाहरण नहीं है। डायल अप, केबल मॉडेम, सैटेलाइट और DSL। तो ब्रॉडबैंड कौन सा नहीं है इसमें से, तो देखो ये तीनों तो ब्रॉडबैंड ही है आपका, ये वाला नहीं है, तो आंसर इसका डायल अप बनेगा। डायल अप सबसे पहला आपका कंप्यूटर कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन टाइप था, केवल 56 kbps की स्पीड पर ये काम करता था। एक डोमेस्टिक पर्पज के लिए उपयोग में आने वाला टेलीफोन आधारित कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन था। यहाँ पर अलग अलग तरह के नेटवर्क और कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला देखो मैंने बताया था डायल अप ही था। डायल अप है आपका टेलीफोन के माध्यम से चलने वाला। फिर डिजिटल DSL आया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है DSL, और फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्शन है, सैटेलाइट कनेक्शन है, वायरलेस या वाईफाई कनेक्शन है, और मोबाइल डेटा के माध्यम से हम जो कनेक्टिविटी लेते हैं 3G, 4G, 5G कनेक्शन है आपका। ये अलग अलग प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। MS एक्सेल वर्कशीट में उसी सेल में नई लाइन डालने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा लाइनें लिखने के लिए आपको क्या शॉर्टकट की उपयोग में लाई जाती है।
तो अल्ट एंटर, टैब एंटर, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर। तो देखो यहाँ पर होगा ऑल्ट एंटर, इसकी शॉर्टकट की होती है। ऑल्ट एंटर की सहायता से हम सेल के अंदर लाइन को ब्रेक करके अगली लाइन में जा सकते हैं। इसको टेक्स्ट रैपिंग भी कहा जाता है, टेक्स्ट रैपिंग। इसकी कमांड अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ इसका आइकन होता है और ये कमांड होम टैब के अंदर बनी होती है, होम टैब में। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। MS पावरपॉइंट 2019 में इनमें से कौन सा व्यू मास्टर स्लाइड का डिजाइन और लेआउट बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यानी कि किसी मास्टर स्लाइड के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मास्टर स्लाइड वगैरह बनाने के लिए स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट मास्टर और स्लाइड सॉर्टर। तो देखो, स्लाइड का व्यू वगैरह बदलने के लिए, डिजाइन तैयार करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। हैंडआउट के लिए हैंडआउट मास्टर का, और नोट्स वगैरह बनाने के लिए नोट मास्टर का। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा स्लाइड मास्टर। व्यू टैब के अंदर ये कमांड होती है आपकी, कहाँ पे होती है? व्यू टैब। आप इसको भी नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में कोई सेल ब्लैंक है अथवा नहीं है, यह टेस्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग में लाया जाता है? यानी कि सेल खाली है या भरा हुआ है, इसको किससे चेक किया जाता है? इज ब्लैंक, इन्फो, इज ERR और इज ब्लैंक। तो ये पहला वाला आएगा आप, इज ब्लैंक। ठीक है, इज ब्लैंक फंक्शन का उपयोग सेल को चेक करने के लिए कि वो खाली है अथवा भरा हुआ है, इसको चेक करने के लिए आपको उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मकसद नहीं, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किसके लिए नहीं की जाती है? फिक्स्ड डिफेक्टेड, प्रिवेंटिंग डिफेक्टेड, फाइंडिंग डिफेक्ट्स और गेनिंग कॉन्फिडेंस इन एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लेवल ऑफ क्वालिटी। तो इसमें टेस्टिंग क्यों नहीं की जाती है? ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये टॉपिक अलग है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का है ये क्वेश्चन। अब टेस्टिंग हम क्यों करते हैं आपका? तो जो भी डिफेक्टेड है, जो भी डिफेक्ट्स हैं, उनको पहचान करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ढूंढने के लिए, और ये इंश्योरेंस देने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह से सही है। मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम उसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। इसी तरीके से जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसको भी मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको क्या किया जाता है? टेस्ट करके देखा जाता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं है, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, या उसके अंदर आपका कोई कमियां तो नहीं है। उन सब के लिए टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग का काम गलतियों को ढूंढना होता है, ना कि गलतियों को सुधारना। तो टेस्टिंग से गलतियां सुधारी नहीं जाती हैं। तो ये वाला पहला ऑप्शन इसका आएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मकसद नहीं है? तो ये फिक्सिंग नहीं करता है डिफेक्ट्स को, ये बताता है कि ये डिफेक्ट है। टेस्ट करने के बाद कमियां पता चलती हैं, कमियों को सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, सुधारने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं फिर आपका। तो पहला वाला आंसर बनेगा इसका फिक्सिंग टेस्टिंग डिफेक्ट से। MS एक्सेल 2019 चार्ट में एक पूर्व निर्धारित प्रतीक और चार्ट में श्रृंखला के नाम के साथ प्लॉट्स की गई डेटा श्रृंखलाओं को प्रदर्शित करता है और डेटा श्रृंखला को सौंपे गए रंगों, पैटर्न और प्रतीकों को दर्शाता है। यह डेटा को अलग अलग करने में मदद करता है। यानी कि चार्ट के अंदर इनमें से क्या चीज जो है, कुछ चिन्हों के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से अलग अलग श्रृंखलाओं को बताता है, अलग अलग सीरीज को बताता है। लीज लाइन होता है, या सॉरी लीज्ड लीजेंड होता है, ग्रिड लाइन होता है, रो होता है, या एक्सेस होता है। तो देखो यहाँ पर रो जैसा तो खैर कुछ है ही नहीं है, लीजेंड होता है आपका। इसका आंसर क्या है? लीजेंड। लीजेंड ही जो है कलर इंडिकेटर्स की तरह से अलग अलग डेटा सीरीज के कलर्स को इंडिकेट करता है। जैसे ये लीजेंड दिया हुआ है, अब इसमें पता चल रहा है रेड कलर किसके लिए है, आपका स्काई कलर किसके लिए है। ये सब कलर इंडिकेटर्स के रूप में इसी को अपन लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, जब आप MS एक्सेल 2019 में कोई चार्ट डालते हैं तो इनमें से कौन सा आ गया उसमें,
इनमें से कौन सा डिफॉल्ट रूप से सोर्स डेटा के साथ चुनी हुई वर्कशीट पर दिखाई देता है? तो एम्बेडेड चार्ट कहलाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ आपको, वैसे तो आंसर आ ही गया था। एम्बेडेड चार्ट क्या होता है? जो वर्कशीट पर ही आ जाता है उसको एम्बेडेड चार्ट कहते हैं। ये वो कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, अभी भी आया है। यानी कि वर्कशीट पर ही दिखाई देने वाला चार्ट, वर्कशीट पर ही आने वाला चार्ट क्या कहलाता है? एम्बेडेड चार्ट कहलाता है। ऑल्ट प्लस F1 इसके लिए शॉर्टकट की होती है। ऑल्ट प्लस F1 ये एम्बेडेड चार्ट के लिए शॉर्टकट की है। बाकी देखो चार्ट शीट पर चार्ट आता है, इसके लिए F11 शॉर्टकट की होती है। और एक सेल के अंदर चार्ट आता है, सेल चार्ट, इसको स्पार्क लाइन चार्ट बोलते हैं। स्पार्क लाइन चार्ट काफी छोटा चार्ट होता है ये। आप तीन जगह चार्ट आते हैं, या तो वर्क शीट पे आएगा, या चार्ट शीट पर आएगा, या सेल के अंदर आएगा। तो वर्क शीट पर जो आता है उसको एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा पूरा। अगले नंबर पे देखते हैं हम नेक्स्ट। MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट में एक सेल नीचे ले जाने के लिए क्या शॉर्टकट की उपयोग में आती है? यानी कि एक सेल नीचे जाना है, डाउन में जाना है, तो क्या उपयोग में आएगा? डाउन एरो आएगा। आप डाउन एरो दबाओगे तो एक सेल नीचे आ जाओगे आपका। ठीक है, यहां पर आपको एक पूरा मैंने एक टेबल बना के दी हुई है, जिसमें अलग अलग तरह की कीज को दबा करके हम अलग अलग जगह मूव कर सकते हैं। जैसे टैब एक सेल दाएं जाना, शिफ्ट टैब एक सेल बाएं जाना, एंटर एक सेल नीचे जाना, शिफ्ट एंटर एक सेल ऊपर जाना, कंट्रोल प्लस एरो की डेटा के एंड तक में जंप करना, कंट्रोल होम वर्कशीट के पहले सेल पर जाना। तो ये सब आप एक बार इसको पढ़ लेना और एक इसका स्क्रीनशॉट आप विशेष रूप से ले लेना। इनमें से किसका उपयोग MS एक्सेल में सक्रिय वर्कशीट या चाइनीज रेंज में स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है? तो आंसर तो आ ही गया था, F7 का उपयोग किया जाता है। F7 का उपयोग स्पेलिंग चेकिंग से संबंधित होता है। MS एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है उसको आपको बताना है कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में। जैसे F2 की इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू चेक स्पेलिंग इन एक्टिव वर्कशीट और सिलेक्टेड रेंज, गलत को पूछा गया है आपका। कंट्रोल प्लस ओ इज यूज टू ओपन अ वर्कबुक, सही है। कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज अ वर्कबुक विंडो टू एन आइकन, ये भी सही है। ऑल्ट ए इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू मूव टू डेटा टैब, डेटा टैब पे जाने के लिए होता है ऑल्ट ए। कंट्रोल F9 मिनिमाइज के लिए है, और ये आपका, तो इसका पहला वाला आंसर है। F2 का उपयोग एक्सेल सीट में स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है, ये गलत है आपका। गलत कोई पूछा गया था तो गलत यही है आपका, क्योंकि स्पेल चेक करने के लिए F7 की होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था ये आपका। F2 का यूज क्यों होता है? तो फिर आपका, तो F2 का उपयोग होता है आपको सेल वैल्यू को एडिट करने के लिए, यानी कि सेल वैल्यू को बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? F2 का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS एक्सेल 2019 में गो टू डायलॉग बॉक्सेस को खोलने के लिए किया जाता है? यानी कि आप गो टू डायलॉग बॉक्सेस को अगर ओपन करना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में लाई जाती है? तो गो टू डायलॉग बॉक्सेस के लिए देखो F7 तो अभी मैंने बताया ही था आपका। F7 यहां पे किसके लिए बताया था मैंने? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए बताया था। F2 सेल एडिट करने के लिए, मूव करने के लिए, और F5 होता है गो टू के लिए। तो गो टू के लिए क्या आता है आपका? F5। ये आप देखें यहाँ पे पूरा एक आपको टेबल दिया गया है। MS एक्सेल में जो फंक्शंस की हैं वो कहाँ कहाँ पे उपयोग में आती हैं वो सब बताई हैं। जैसे F1 है तो एक्सेल हेल्प विंडो के लिए, F2 एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए, मैंने ये बताया था। F3 फॉर्मूला पेस्ट करने के लिए, F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, F5 गो टू के लिए। आगे आपका F6 वर्कशीट के अलग अलग सेक्शन के बीच स्विच करना है,
स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7, F8 सिलेक्शन मोड के लिए, F9 वर्कबुक फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, F10 मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, F11 सिलेक्टेड डेटा का चार्ट बनाने के लिए और F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए। आप एक इसकी शॉर्टकट की एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये आगे काम में आएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, MS एक्सेल 365 में किन चरणों का पालन करके मौजूदा चार्ट के अंदर के प्रकार को बदला जा सकता है, यानी कि चार्ट के टाइप को हम कैसे बदल सकते हैं MS एक्सेल में। तो चार्ट डिजाइन में जाकर के चार्ट टाइप सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाकर के चार्ट टाइप सिलेक्ट करना है, चेंज चार्ट टाइप, डेटा के अंदर जाकर के चेंज चार्ट टाइप सिलेक्ट करना है, या पेज लेआउट के अंदर जाकर के चेंज चार्ट टाइप सिलेक्ट करना है। तो पहला वाला इसका आंसर बनेगा। चार्ट डिजाइन मेन्यू के अंदर जाकर के या टैब के अंदर जाकर के आपको चेंज चार्ट टाइप कमांड पर क्लिक करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल 2021 में फॉर्मूला या फंक्शन सीक्वेंस 4 क्या लौटाता है, यानी कि सीक्वेंस 4 का क्या काम होगा। नंबर 1 से लेकर के 4 तक की अरेंज इन सिंगल कॉलम, एक कॉलम में अरेंज कर देगा आपका 1 to 4 तक को। नंबर 1 to 4 अरेंज इन सिंगल रो, एक रो के अंदर अरेंज कर देगा। एन एरर बिकॉज कॉलम वैल्यू इज मिसिंग ओनली द नंबर 4। क्या आंसर बनेगा, तो ये आएगा इसका सेकंड नंबर का, नंबर 1 to 4 अरेंज इन अ सिंगल रो, एक रो के अंदर 1 से 4 तक के नंबर्स को क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 का फंक्शन एक तालिका या सीमा के भीतर एक मान या रेफरेंस देता है, यानी कि किसी टेबल में जो है रेफरेंस रिटर्न करता है, कौन सा फंक्शन, इंडेक्स, मैच, सीक्वेंस या सॉर्ट। तो देखो सेल रेफरेंस या उसकी वैल्यू रिटर्न करने का काम होता है यहां पर मैच का, आंसर बनेगा इसका मैच। देखो है मैच। मैच फंक्शन एक्सेल में किसी स्पेसिफाइड वैल्यू की पोजीशन को रेंज या एरे में खोजने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये पोजीशन बताता है वो कहां पर है, यह वैल्यू नहीं बल्कि उस वैल्यू का पोजीशन नंबर रिटर्न करता है। आप 23 नंबर क्वेश्चन अगला, बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस बिट का उपयोग किया जाता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में किसका उपयोग किया जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में निश्चित सी बात है 0 to 1, यानी कि 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, इन्हें बिट कहा जाता है। आपका क्या कहा जाता है, बिट। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में उपयोग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप MS एक्सेल 2019 में किसी सेल की सामग्री को एडिट करना चाहते हैं, यानी कि बदलना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो अभी देखो मैंने आपको सारे F1 से F12 तक की फंक्शंस की इसके काम बताए थे। वहां पर F2 का क्या काम था, F2 का काम था सेल वैल्यू को एडिट करना, मैंने अभी पहले भी बताया था, सेल वैल्यू को एडिट करना। ठीक है, आया ये। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन संख्याओं के एक सेट के बीच संख्या को लौटाता है। तो मतलब एक सेट ऑफ नंबर्स दिए, उनके बीच में से कोई नंबर रिटर्न करता है, कौन सा करता है। तो संख्याओं के सेट के बीच कोई नंबर को रिटर्न करने का काम एवरेज और सम तो कहते नहीं है। एवरेज का काम तो एवरेज निकालना होता है, सम का काम जोड़ना होता है। एबीजी कोई फंक्शन होता नहीं है, मेडियन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन है, मेडियन। मेडियन फंक्शन एक्सेल में नंबर के समूह का मिडिल वैल्यू यानी कि मध्य मान निकाल करके आपको रिटर्न करता है। जब डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तब बीच में आने वाला नंबर मेडियन नंबर कहलाता है। यानी कि आपने जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ऊपर से नीचे तक जो बीच का नंबर है उसको क्या बोलेंगे, मेडियन नंबर कहा जाता है। आप नेक्स्ट 26, MS एक्सेल 2019 में डेटा के एक कॉलम को एक पंक्ति में बदलने के लिए
निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा, यानी कि डेटा का जो एक कॉलम है उसको रो वाइज करने के लिए, कॉलम वैल्यू को रो में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, कट एंड पेस्ट, पेस्ट स्पेशल ओनली, कट एंड ट्रांसपोज आपका। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कमांड का उपयोग होता है किसी भी कॉलम में दिए गई संख्याओं को रो में बदलने के लिए। अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर एक संपीड़ित संग्रह फाइल से जुड़ा होता है? संपीड़ित संग्रह का मतलब होता है, संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस्ड फाइल होती है आपकी। कैसी फाइल होती है आपकी? कंप्रेस्ड। तो देखो इनमें से नाम से ही पता चल रहा है, केवल जिप होती है आपकी। जिप कैसी फाइल है आपकी? कंप्रेस्ड। बाकी डीओसी तो डॉक्यूमेंट फाइल है, ये वर्ड के अंदर उपयोग में आता है आपका। पीपीटी पावर पॉइंट में उपयोग में आता है। और इसका तो एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है EXE फाइल। ठीक है, तो जिप इसका आंसर बनेगा। यहां पर आपको जितने भी कंप्रेस्ड फाइल के फॉर्मेट हैं वो सब आपको बताए गए हैं। आप एक इसका शॉर्टकट की जरूर सॉरी एक इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लें, जैसे .zip, .iar, .7z, .tar, .gz, .tar.gz और .cab, ये आपको अलग अलग तरह के एक्सटेंशन बताए गए जो कंप्रेस्ड फाइल में उपयोग में आती है। सबसे ज्यादा .zip फाइल आपका उपयोग में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। MS एक्सेल में A1 to A10 श्रेणी के लिए एक पूर्ण संदर्भ इस तरह दिखता है आपका। किस तरह दिखता है आपको? ना पूर्ण संदर्भ का मतलब है यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस बताना है आपको। किसके लिए? A1 कॉलन A10 के लिए। तो देखो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या है कि आपको डॉलर साइन लग जाता है, यानी कि $A, $1, $A, $10, जो ये है वही आ जाएगा आपका। ये वाला है पहला वाला, आंसर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंसिंग है आपका। ये वाली जो है वो मिक्स्ड डिफरेंसिंग है। देखो इसमें दोनों में नहीं दिया यहाँ पे, तो ये नहीं होगी आपकी। ये वाले में भी नहीं है आपका, इधर नहीं दिया तो ये भी नहीं होगी, है पहला वाला। 29 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल 2019 में रेफरेंसेस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, select the cell reference and click on functions key F4, then the dollar sign will be added to your row or column number। तो ये तो सही है आपका। अगर आप कोई सेल रेफरेंस दिया है, मान लो C4 दिया है, अब ये एक सेल एड्रेस है, इसमें अगर आप F4 दबा दोगे शॉर्टकट की तो क्या होगा? ये $C $4 हो जाएगा आपका, यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस वजह सही है। ठीक है, बाकी तीनों गलत होंगे। फिर ए मिक्स्ड रेफरेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव रेफरेंस एंड द रिफ्लेक्टिव रेफरेंस, तो ये गलत है आपका। दूसरा वाला रिफ्लेक्टिव रेफरेंस जैसा कुछ होता ही नहीं है। तीसरा भी गलत है, एब्सोल्यूट रेफरेंस इज डिफॉल्ट रेफरेंस नहीं होता, रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है आपकी डिफॉल्ट, तो ये वाला भी गलत है। Relative referencing is another type of reference where it will take the reference as fixed wherever you paste the formula, तो ये गलत है आपका चौथा वाला भी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन इन्होंने बताई है ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की डेफिनेशन है। पहला वाला सही है फर्स्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। मैक्रो कमांड कहाँ उपलब्ध होती है? तो डेटा टैब में, होम टैब में, इनसाइड टैब में। तो मैक्रो कमांड आपकी डेटा टैब, होम टैब, इनसाइड टैब और व्यू टैब के अंदर उपलब्ध होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको आज के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी कमी हो या कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
बाकी जिन्होंने क्वेश्चन साथ के साथ लगाए वो अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मैं उनको अप्रिसिएट कर सकूं, देख सकूं आप साथ के साथ में पढ़ रहे हो या नहीं है। चलो फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।